हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है। तो आज अभी जो है शाम का करीब 6 बज रहा है। मेरा कुछ ओटी नहीं था, मेरा ऐसे ही वार्ड में बेसिकली इधर उधर का काम था। तो सडनली एक इमरजेंसी केस आया था, तो उसको ऑपरेट किए थे हम लोग। उसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि बात करेंगे। तो मैं बात क्या करना चाहता हूँ, मैं एक इंटरेस्टिंग केस के बारे में बात करना चाहता हूँ जहाँ पे दोनों तरह का स्ट्रोक था। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि ब्लीडिंग हो गया था, बहुत बड़ा ब्लीडिंग हो गया था ब्रेन के अंदर। इस वाले पेशेंट में ब्लीडिंग भी था और उसके पहले जो ऑक्सीजन वाला स्ट्रोक है वो भी था। तो बात करेंगे उसके बारे में, देखेंगे कैसे वो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, कैसे हम मैनेज करते हैं, वो तो क्या क्या ऑप्शंस उसमें हो सकते हैं। तो वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो आगे देखते रहिए, तो आपको पता चलेगा इंटरेस्टिंग ऐसा केस जो दोनों तरह का स्ट्रोक लेके प्रेजेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ऐसा है कि जो पेशेंट था वो 60 साल का एक फीमेल था, 60 ईयर फीमेल, जो बाहर किसी हॉस्पिटल में ऑपरेट हुए थे। जो दिमाग का बोन है वो निकाल के बाहर रखा गया था। क्यों? क्योंकि उनको एक ऑक्सीजन वाला स्ट्रोक हुआ था। उसमें क्या है कि ब्लड जो है, ऑक्सीजन जो है वो दिमाग में जा नहीं पाता है। ठीक है, जो मैंने पहले भी आपको बोला था कि दो तरह के स्ट्रोक होते हैं, एक ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक, एक ऑक्सीजन वाला स्ट्रोक। ब्लड नहीं जा रहा है इसलिए। ठीक है, तो वो ऐसा स्ट्रोक हुआ था, तो वो पैरालिसिस हो गया था उनको और बात नहीं कर पा रहे थे। वो लेफ्ट साइड में ऐसा स्ट्रोक हुआ था, तो बोन निकाल के बाहर रखा गया था। वो कुछ महीना हो गया है। उसके बाद जो है ब्लड थिनर्स में स्टार्ट किए थे। ब्लड थिनर मतलब ऐसा कुछ ड्रग जैसे कि एस्पिरिन हो गया, क्लोपिडोग्रेल हो गया, वो सबसे कॉमनली यूज़ होता है इंडिया में। तो वो देने से क्या होता है, रक्त अपना जो ब्लड है वो पतला होता है। उसका इसलिए है कि ब्लड पतला क्यों होता है, तो जो स्ट्रोक में क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला ब्लड नहीं जा पाता है, तो ब्लड थिनर देने से क्या होता है कि जितना भी ब्लॉक है उस ब्लॉकेज के अंदर से जो है ब्लड ज़्यादा जाता है और ओवरऑल जो है ब्लड जाने का कैपेसिटी जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। ऑक्सीजन मतलब थोड़ा दूर तक अच्छे से, मतलब बहुत इजीली जा पाता है। तो बेसिकली तो वही है स्ट्रोक में, इसलिए जो है ब्लड थिनर दिया जाता है। तो ब्लड थिनर का एक रिस्क क्या रहता है कि ब्लड थिनर की वजह से कभी कभी ब्रेन में ब्लीडिंग होने का भी चांसेस रहते हैं। तो यूजुअली ये जो ब्लीडिंग होता है, तो मतलब ऐसा नहीं कि 3-4 या 5 महीने बाद दिखता है। वो ब्लीडिंग अगर होता है तो ब्लड थिनर स्टार्ट करने का कुछ दिन के अंदर ब्लीडिंग होने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है। वो मतलब क्या है कि मान लीजिए कि एक जगह में ब्लड नहीं जा रहा था, ऑक्सीजन नहीं जा रहा, तो सडनली आपने ऐसा कुछ किया, कुछ प्रोसीजर किया, तो कुछ मेडिकेशन ऐसा स्टार्ट किया कि सडनली ज़्यादा ब्लड वहाँ पे जाने लगा। तो इसकी वजह से एक रिस्क फैक्टर वहाँ पे दिमाग के अंदर बन जाता है, जिसके लिए दिमाग में ब्लीडिंग होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो इस पेशेंट में क्या हुआ था, जब वो लोग दवाई स्टार्ट किए थे शायद उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ था, तो बहुत कुछ महीना हो गया है और जो जो फुल था ब्रेन उस टाइम पे वो संकीर्ण हो गया था। लेकिन क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 दिन से क्या है, उनका जो दिमाग में कुछ स्वेलिंग आ रहा था लेफ्ट साइड का। ये जो पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कैसा फुला हुआ है जो ब्रेन है, उसका बल्ज हो रखा है, कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है। उसका मतलब ये है। तो बाहर में जो सीटी स्कैन हुआ उसमें दिखा कि वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लीडिंग हो गया। ब्लीडिंग का वॉल्यूम हमने मेजर किया तो करीब करीब 100 ml 100 cc जैसा आ रहा, तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। उसकी वजह से उनका रेस्पॉन्स भी डाउन हो गया। वो मतलब रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, अगर कुछ कॉमेंट दे तो उसमें हाथ नहीं उठा रहे थे, ऐसा दिख नहीं रहे थे, आंखें खोल के बहुत ड्राउजी और मतलब नॉट रेस्पॉन्डिंग जैसा हो गया। तो उसका हमारा ग्रेडिंग दिया जाता है, स्कोरिंग दिया जाता है GCS में, जो हम M6 बोलते हैं, मतलब ओबे कर रहा है पेशेंट। M5 जहाँ पे ओबे नहीं कर रहा है, अगर आप पेन देते हैं तो उसमें आपको हाथ जो है पेन की तरफ लाते हैं, तो लोकलाइजेशन टू द पेन वो हम बोलते हैं। तो M5 रेस्पॉन्स उनका हो गया था। एक सेकेंड, मैं सोते सोते बात ये कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा ज़्यादा टायर्ड हूँ, तो मैं सोचा कि वीडियो में बैठे बैठे बना, तो आज थोड़ा सो के बना लूँ अभी। देखिए, ये पेशेंट के लिए, पेशेंट का फैमिली के लिए अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि ब्लीडिंग जो है मतलब 2-3 महीना 4 महीना बाद ब्लीडिंग होना उस जगह में एक स्ट्रोक वाला पेशेंट में इट इज़ नॉट कॉमन, इट इज़ वेरी रेयर। अगर होता है तो पहले अर्ली स्टेज में होता है, तो इतना दिन बाद होना इट इज़ नॉट दैट कॉमन। तो इसलिए जो है हमने सोचा कि ये ब्लीडिंग का कारण कुछ दूसरा भी हो सकता है। शायद उसके अंदर कुछ एनेरिज्म है, या तो आर्टरी वेनस मेलफॉर्मेशन है, कुछ ना कुछ ब्लड वेसल का प्रॉब्लम ऐसा रह सकता है जिसके लिए ब्लीडिंग हुआ है।
तो उसके लिए हमने वो रूल आउट करने के लिए, पता करने के लिए हमें सिटी एंजियोग्राम किया, मतलब सिटी स्कैन के ज़रिए ब्रेन का ब्लड वेसल का तस्वीर लेना। तो वो हमने किया, उसमें कुछ ऐसा मिला नहीं, वो नॉर्मल स्टडी था। तो अगर कोई ब्लड थिनर्स में है, किसी का बीपी थोड़ा हायर साइड में है और सिटी एंजियोग्राम नॉर्मल है, तो हम वही सोचेंगे शायद वो मोस्टली वो ब्लड थिनर की वजह से किसी कारण मे बी बीपी हाई हो गया था टेम्पोररीली, तो ब्लीडिंग हो गया है। ब्लीडिंग की वजह से क्या हुआ है कि 100 cc ब्लीडिंग, मतलब ऐसा ऐसा गोला का ब्लीडिंग जो है अंदर, ब्लड जो है दिमाग के अंदर है, उसकी वजह से बहुत सारा प्रेशर बिल्डअप हो गया है। क्योंकि ये 1 या 2 दिन ही हुआ है, तो उसका सराउंडिंग जो इडिमा और स्वेलिंग है वो ज़्यादा नहीं हुआ है, कम हुआ है। तो यूजुअली और 2-3 दिन बिना सर्जरी का वेट करेंगे तो स्वेलिंग और भी ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर और भी ज़्यादा हो जाएगा, रेस्पॉन्ड और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो उसका मतलब ये है उसको सर्जरी तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि ब्लड थिनर जो था कंटिन्यूस, मतलब हर दिन ब्लड थिनर्स बहुत महीने से ले रहे हैं, तो मतलब रक्त जो है वो बहुत ही पतला है। इस कंडीशन में ऐसे ही सर्जरी कर देना मतलब बहुत ही हाई रिस्क ले लेना है। सर्जरी के दौरान ऐसा भी हो सकता है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है और कंट्रोल नहीं हो पा रहा है सर्जन, न्यूरोसर्जन से जो भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमको ब्लड प्रोडक्ट्स, प्लेटलेट्स या कोआगुलेशन फैक्टर्स अरेंज करना होता है, और जो आरबीसीज है, पीआरबीसी, वो भी हमको अरेंज करना होता है। ब्लड प्रोडक्ट्स तो 3 तरह का ब्लड प्रोडक्ट्स अरेंज एडुकेटली करना होता है। उसके बाद जो है हम सर्जरी के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो हमने उस पेशेंट को एक्सप्लेन किया, तो बोला कि ऐसा ऐसा कंडीशन है, आपका स्ट्रोक हुआ था पहले, सर्जरी हुआ था, तो अभी जो है अनफॉर्चुनेटली ब्लीडिंग हो गया है, तो उसमें भी रिस्क जो है सर्जरी का, जो हम तो ऐसे ब्लड प्रोडक्ट्स लगा के ही करेंगे, लेकिन फिर भी ब्लीडिंग होने का चांसेस है। ऐसा भी हो सकता है पूरा ब्लीडिंग निकल जाए, उसके बावजूद भी कुछ 1-2 दिन में धीरे धीरे करके फिर से ब्लीडिंग एक्यूमुलेट होकर फिर से वहाँ पे ब्लीडिंग बढ़ जाए। तो वो मतलब कॉमन कंडीशन है, ऐसा होता है बस पे, ठीक है। तो ये मानना और ऐसा समझाना भी पेशेंट पार्टी को बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि उनको भी मतलब ऐसा दिमाग में होना चाहिए कि कंडीशन कैसा है, क्लियर आइडिया रहना चाहिए कि हाँ ब्लड सर्जरी हो रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि पूरा मतलब अभी ठीक ही हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, चांसेस ही नहीं है। नहीं भाई, चांसेस हैं, वो एक डॉक्टर को पेशेंट पार्टी के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करके बोलना भी होता है। तो पेशेंट पार्टी को जो है, रिलेटिव्स को जो है अच्छा आइडिया रहता है, तो ठीक है ये कंडीशन है, तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिकवरी, मतलब जो है ऐसा हम सोच सकते हैं उसके बारे में, कितना दिन में आईसीयू में कितना दिन रहना पड़ेगा, वो सब एक आइडिया होना चाहिए। तो पेशेंट था आईसीयू में, पेशेंट का वाइटल्स वगैरह ऑलमोस्ट स्टेबल ही था, रेस्पॉन्ड थोड़ा न्यूरोलॉजिकल रेस्पॉन्ड कम हो गया था, और हमने पूरा एक्सप्लेन किया, काउंसलिंग लिया, डॉक्यूमेंटेशन किया, उसके बाद जल्द से जल्द हमने आईसीयू से पेशेंट को ओटी में शिफ्ट किया है। और जहाँ तक बात है सर्जरी का, सर्जरी अच्छा हुआ था। सर्जरी के दौरान हमने पूरा जो ब्लीडिंग है पूरा निकाल दिए थे। उसके बाद बहुत जगह से थोड़ा करके ब्लीडिंग हमको दिखने को मिला, वो हम थोड़ा टाइम लगा, लेकिन उसको धीरे धीरे करके हमने पूरा कंट्रोल किए ब्लीडिंग को। और जैसे ब्लड प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने देखे बोला कि ब्लड प्रोडक्ट देके हमने सर्जरी किया, तो वो अल्टीमेटली जो है ब्लीडिंग कंट्रोल हो गया था। हमने बीपी ज़्यादा किया, बीपी ज़्यादा करके देखा ब्लीडिंग नहीं है, एक ट्यूब डाल के रखा अंदर, अगर कुछ ऐसा धीरे कलेक्शन है वो बाहर निकल जाएगा। तो होपफुली जो है पेशेंट का सर्जरी तो अच्छा गया था, सब ठीक ठाक है। तो आज रात को भी अच्छे से मॉनिटर करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा स्वेलिंग नहीं होना चाहिए, अगर स्वेलिंग है तो अर्जेंटली सीटी स्कैन करना है। अगर कुछ ऐसा नहीं है, वाइटल्स वगैरह स्टेबल है, पीपल्स का रिएक्शन ठीक है, तो कल सुबह एक सीटी स्कैन किया जाएगा, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सीटी स्कैन ठीक ठाक है, अगर ब्लीडिंग है तो कितना ब्लीडिंग है, होना नहीं चाहिए, छोटा सा है तो इट शुड बी ओके। कभी कभी ब्लड थिनर्स की वजह से हो सकता है ब्लीडिंग, लेकिन वो अगर छोटा है मतलब मैनेजेबल है, मेडिकल मैनेजमेंट इसका हो सकता है, ठीक है। मेरा ये स्टोरी बोलने का मतलब क्या है, क्या गोल है, मैं इसलिए बोलना चाहता था कि देखिए, अगर किसी का स्ट्रोक है, जो ऑक्सीजन वाला स्ट्रोक था, जो दवाई ले रहे हैं एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, या तो किसी का हार्ट प्रॉब्लम है जो ऐसा ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, तो उस वाले केसेस में क्या होता है कि दिमाग में या तो कहीं पर ब्लीडिंग होने का चांसेस ज़्यादा है। अगर कोई बंदा जो है ऐसा एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल ले रहे हैं, किसी को ऐसा दिमाग में चोट लग गया है, अच्छा खासा चोट लग गया, तो उनका जो है दिमाग में या तो स्कैल्प के स्किन के अंदर ब्लीडिंग होने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा ही रहते हैं। और जहाँ तक ऐसा वाला ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक का बात है, ऑक्सीजन वाला स्ट्रोक के साथ, हाँ इतना देर में तो दिखता नहीं है, मतलब 2-3-4 महीने बाद तो यूजुअली नहीं दिखता है, लेकिन चांसेस रहते हैं, रियली चांसेस रहते हैं। लेकिन उस टाइम पे ये भी इम्पॉर्टेंट है, हम दूसरा कॉज जैसे कि एनेरिज्म और या एवीएम, कोई भी वास्कुलर प्रॉब्लम रूल आउट कर सके, कि एंजियोग्राम, कोई भी एंजियोग्राम या तो डीएसए करके या तो सिटी एंजियोग्राम करके हमको देखना है कि दूसरा कुछ कारण के लिए ब्लीडिंग नहीं हुआ है, तो हम ऑपरेट करके उस ब्लड क्लॉट को निकाल सकते हैं, और ब्लीडिंग कंट्रोल करके हम देख सकते हैं कुछ दिनों में पेशेंट का रेस्पॉन्स कैसा है। ये जो स्ट्रोक्स है ना, स्ट्रोक्स एग्जैक्टली क्या है, स्ट्रोक्स क्यों होते हैं, क्या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स, उसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगा।
अभी तक तो आप ये याद रखिए कि स्ट्रोक्स हर मतलब ऐसा बहुत सारा कॉम्बिनेशन का हो सकता है। ऑक्सीजन वाला ओनली स्ट्रोक, ओनली ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक, या तो कॉम्बिनेशन में हो सकता है। बहुत सारा पेशेंट्स में तीसरा चौथा टाइप का भी स्ट्रोक देखने को मिलता है। मतलब मोस्ट कॉमनली जो है या तो ऑक्सीजन की वजह से जो स्ट्रोक है, इन्फ्राक्ट बोलते हैं हम उसको, वो बोलते हैं, या तो ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक जो है वो देखने को मिलता है। कभी कभी हार्ट पेशेंट आते हैं स्ट्रोक्स लेके, जहाँ पे हमको बैलेंस करना होता है कि हार्ट के लिए भी हमको ब्लड थिनर देना होता है, लेकिन दिमाग के लिए हम ब्लड थिनर नहीं दे सकते हैं। उस कंडीशन जो है थोड़ा ट्रिकी हो जाते हैं। पेशेंट थोड़ा ज़्यादा हाई रिस्क में रहता है कि थोड़ा हार्ट की तरफ बैलेंस करे तो दिमाग में ब्लीडिंग हो जाएगा, अगर दिमाग की तरफ बैलेंस करे तो हार्ट में अटैक आ जाएगा। तो उस टाइप का केसेस के बारे में मैं दूसरा एक दिन बात करूँगा। तो आज जो है शायद आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, वही उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। कहीं पे भी जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो बहुत लोगों में शेयर भी करिए, और जो बेल आइकन है सब्सक्राइब के बगल में वो भी आप दबा दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको रेगुलरली वीडियोस मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाल बटन ज़रूर दबाइए। आगे जाने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, इससे भी अच्छा और इंटरेस्टिंग वीडियो में लेके आने वाला हूँ। आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।